हाँ, सो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स क्या है? जब दो ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होता है बेटा, दो सरफेसेस का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होता है, तो उन सरफेसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं बेटा, ठीक। और उनके इंटरेक्शन की वजह से force applied on the surface due to interlocking of the races, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन, राइट राइट, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। एक ऐसा फोर्स जो कि रिलेट करता है, सॉरी अपोज करता है रिलेटिव मोशन का, ठीक है, बिल्कुल। तो फ्रिक्शन फोर्स का मतलब ये है बेटा कि जो हमारे पास जैसे फ्री सरफेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फ्री सरफेस होगा, जैसे इस व्हाइट बोर्ड का भी जो फ्री सरफेस होगा, इफ यू विल सी ना, तो ये बिल्कुल स्मूथ नहीं, इसमें कुछ रीजेस इस तरह के हमेशा आपको दिखेंगे। और ये डायग्राम आपने हमेशा हर बुक में देखा होगा, जब कभी भी आप फ्रिक्शन की बात करने की बात करोगे, इनेटेड बाय कांटेक्ट ऑफ द टू बॉडीज के कांटेक्ट में जो फोर्स डेवलप होता है उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि हर फ्री सरफेस में, हर ऑब्जेक्ट के सरफेस को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ना बुक्स वगैरह में। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये सरफेस पूरी तरह से स्मूथ नहीं है, और इसके ऊपर जब कोई दूसरा आप सरफेस रखोगे तो सरफेस इसके ऊपर आकर के क्या होता है, फंस जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है इसकी, ठीक है ना। वो इसके ऊपर जाकर क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाता है। तो इसकी वजह से उस सरफेस की जो टेंडेंसी है स्लाइड करने की, दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करने की जो टेंडेंसी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो अपोज होने लगती है। क्यों होने लगती है बेटा? इस इंटरलॉकिंग की वजह से वो उसके मूवमेंट को रोकता है। इसी इंटरलॉकिंग की वजह से जो फोर्स आता है बेटा उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। मतलब ये है कि फ्रिक्शन फोर्स आएगा दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होंगे तब आएगा, ठीक है ना, कांटेक्ट होगा तभी आएगा। लेकिन कांटेक्ट में होने के बावजूद फ्रिक्शन तब आता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करता है। दो फोर्सेस हुए, एक आपने पढ़ा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन भी क्यों आया बेटा? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट का आपस में कांटेक्ट था, तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हुआ, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन आया। ऐसे ही जब वो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है और वो स्लाइड करने की शुरुआत करेगा, मतलब वो कोशिश करेगा स्लाइड करने की, एक सरफेस के ऊपर चलने की, तब वहां पर बेटा क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ एक और अपोजिंग फोर्स आता है जो उसके मूवमेंट को रोकता है, जो रिलेटिव मोशन को रोकता है, जो सरफेस को उसके ऊपर स्लाइड करने देने से रोकता है। उसी फोर्स को बोलते हैं बेटा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी भी है और फ्रिक्शन हमारे लिए कभी कभी अच्छी बात भी नहीं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूं, अब जैसे यहाँ पर बात आ रही है कि भाई जब दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होगा तब फ्रिक्शन आएगा, तो बेसिकली अगर इसको मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करूं, अलग अलग समझने की कोशिश करूं। मान लीजिए ये हमारे पास एक ब्लॉक है बेटा, ठीक। अब जैसे आपने इस ब्लॉक को यहाँ पर रखा, इस ब्लॉक को आपने उठा करके रखा बेटा, किसी ग्राउंड पर रख दिया या किसी एक टेबल पर रख दिया, कहीं पर भी आपने इसको रखा, इसके रखते ही जैसे ही इन दोनों का आपस में कांटेक्ट होगा, यहां पर तुरंत एक रिएक्शन फोर्स आएगा। रिएक्शन किसका बेटा? जब इन दोनों का कांटेक्ट होगा तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। यहां पर तुरंत एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगा बेटा, और वो रिएक्शन फोर्स इसने लगाया इसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कुछ एंगल पर, सीधा कुछ एंगल पर, और ग्राउंड ने लगाया इसके ऊपर कुछ एंगल पर। ये हुआ बेटा रिएक्शन फोर्स। और इस रिएक्शन फोर्स का हुआ दो कंपोनेंट। इस रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट आता है बेटा इस वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसको आप बोलते हो नॉर्मल रिएक्शन, और एक कंपोनेंट आता है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको आप बोलते हो फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब कभी भी कांटेक्ट होगा ना किसी ऑब्जेक्ट का किसी सरफेस के साथ, जब भी कभी कांटेक्ट होगा बेटा, देयर विल बी रिएक्शन, एंड ड्यू टू दैट रिएक्शन आपको यहाँ पर दो फोर्सेस ऑब्टेन होंगे, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। लेकिन बात ये याद रहे कि फ्रिक्शन केवल तब आएगा व्हेन ऑब्जेक्ट हैज टेंडेंसी टू मूव। जब इस ऑब्जेक्ट के अंदर टेंडेंसी होगी मूव करने की ना, जब इस ऑब्जेक्ट के अंदर टेंडेंसी होगी मूव करने की, तब ये फ्रिक्शन आएगा।
अदरवाइज ये रिएक्शन फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, तो आप नॉर्मल रिएक्शन बोलोगे। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? क्लियर है? जब एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट होता है, सरफेस के बीच में कांटेक्ट होता है, तो वहां पर एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है, और उसी रिएक्शन फोर्स में एक ऐसा फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेसेस, और जिसकी वजह से वहां पर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। बोलो बेटा, समझ आया? फ्रिक्शन फोर्स क्या है, समझ आ गया बेटा? यस सर। ठीक, अब ये जो हम लोग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन आपने समझ लिया क्या होता है। ठीक है, चलो लिख देते हैं, एक बार इसका लिख देते हैं क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? The opposing force between two objects in contact when they have tendency to move over each other is called friction। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारे पास फ्रिक्शन, जिसको आप इंटरलॉकिंग से भी समझ सकते हैं, जैसे कि किसी ने बोला था इंटरलॉकिंग की वजह से आता है। ठीक, अब ये जो फ्रिक्शन होता है कितने तरह का होता है फ्रिक्शन? अगर आप यहाँ पे इसके टाइप्स की बात करोगे तो कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं हमारे पास? आता है बेटा बेसिकली 3 तरह के फ्रिक्शन। ठीक, 3 में से सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक आएगा आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है बेटा, और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये सबसे पहले जो थोड़ी थोड़ी थ्योरी है वो खत्म कर लेते हैं, फिर बाकी फ्रिक्शन पर आएंगे, कंसेप्ट पर आएंगे बाद में। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा मेनली 2 तरह के फ्रिक्शन है। सर ये रिएक्शन फोर्स ऐसे डायरेक्शन में क्यों आया? बेटा जब कभी भी, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर रखा, अब इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है आगे जाने की। ठीक, ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या है? आगे जाने की। जैसे आप जब चलते हो, जब आप वॉकिंग करते हो, आप अपने पैर से आगे जाने के लिए क्या करते हो? अपनी जमीन को आप पीछे की तरफ पुश करते हो ना। बिल्कुल वैसे ही जब इस ऑब्जेक्ट को आगे चलना होगा ना, ये क्या करेगा? ये बेटा पुश करेगा इस जमीन को, मतलब कि यहाँ पर जो भी रिएक्शन आएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ये इसको इस तरफ से पुश करेगा। ठीक, और फिर ये ग्राउंड इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि रिएक्शन में से एक्शन रिएक्शन पेयर में आता है। ये रिएक्शन जो है बेटा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब सॉरी वर्टिकल के साथ, आपको बेसिकली आपको हमेशा वर्टिकल के साथ एंगल मिलेगा। इस रिएक्शन के 2 कंपोनेंट आएंगे, तो ये रिएक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में इसलिए आता है जिससे आप इसको जस्टिफाई कर पाओ कि अपोजिंग फोर्स है, क्योंकि ये बेटा क्या होता है? अपोजिंग फोर्स। जब ये ब्लॉक आगे चलने की कोशिश करेगा ना, तो ये जो फोर्स है वो इसकी वेलोसिटी को रोकेगा, वो उसको मूव नहीं करने देगा, तो इसलिए इसका रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की थी। अगर इस ब्लॉक की टेंडेंसी मूव करने की इधर हो जाती, तब इसमें किधर आता बेटा? उस डायरेक्शन में आता, नॉर्थ। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है इस तरह से इसलिए आता है क्योंकि अपोजिट फोर्स है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के मूव करने की टेंडेंसी होती है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही आना चाहिए, तो इस वजह से ऐसा फोर्स डेवलप होता है। और ये भी बात ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन फोर्स की वजह से फ्रिक्शन आता है। ठीक है, तो अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? when any object has tendency to move but not moving actually। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जब उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा? कुछ एक टेंडेंसी होगी मूव करने की, लेकिन ऑब्जेक्ट एक्चुअल में मूव नहीं कर रहा है, तब उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया बेटा, अब ये ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रख दिया, क्या यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? ये भी समझते हैं क्यों आएगा फ्रिक्शन। क्योंकि जैसे आपने इसको रखा, यहाँ पर इसका वेट था mg,
और उस mg का एक कंपोनेंट आया इधर पे mg sin थीटा, और ये mg sin थीटा बोल रहा है कि बेटा नीचे चलो, ये इसको नीचे स्लाइड कराने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है, ये ब्लॉक वहां पर रेस्ट में है। मतलब क्या है बेटा, इस ऑब्जेक्ट के पास टेंडेंसी है स्लाइड करने की, लेकिन ये स्लाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी आया फोर्स उसी को बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। जो भी फोर्स यहाँ पर आएगा वो क्या हुआ बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स ने mg sin थीटा को बैलेंस कर रखा है, इसलिए ये रुक करके रुका हुआ है, इसलिए स्लाइड नहीं कर रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब आता है जब ऑब्जेक्ट में टेंडेंसी होगी मूव करने की। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऐसे रखा हुआ है, क्या इसमें फ्रिक्शन है क्या? नहीं है बेटा। जब तक आपने इसको ऐसे रखा हुआ है तब तक ये नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल सीधा लग रहा है, स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड। और जैसे ही इस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट की टेंडेंसी आएगी, मान लीजिए आपने इसको पॉकेट इधर खींचना शुरू किया, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, तो ये जो रिएक्शन यहाँ पर था परपेंडिकुलर, जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन बोल रहे थे, वो नॉर्मल रिएक्शन उस एंगल पर टिल्ट हो जाता है। एक अलग से रिएक्शन आ जाता है, उसका एक कंपोनेंट होता है जो नॉर्मल होता है, दूसरा कंपोनेंट हो जाता है बेटा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन केवल तब आता है जब ऑब्जेक्ट में मूवमेंट की टेंडेंसी है। नॉर्मली अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है, उसकी कोई टेंडेंसी नहीं मूव करने की, कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर जैसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर ये टेंडेंसी आई कि नहीं मुझे स्लाइड करना, मुझे मूव करना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब तुरंत फ्रिक्शन आ जाएगा। तो फ्रिक्शन केवल तब आता है बेटा जब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी मूव करने की, और अगर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी मूव करने की है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन आएगा वो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, वो फ्रिक्शन होता है बेटा स्टैटिक। और फिर उसके बाद होता है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव कर रहा होता है, तब जो फ्रिक्शन आता है बेटा उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर आप बात करोगे तो ये आएगा व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओवर अदर। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है बेटा, मूव कर रहा होता है, तब जो फ्रिक्शन आता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब व्हेन बॉडी इज इन मोशन, बिल्कुल बेटा ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा, तब जो फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है लेकिन उसके अंदर मूवमेंट की टेंडेंसी है, उसकी कोशिश है कि वो मूव करेगा, तब वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी बात हम लोग करेंगे डिटेल में करेंगे। ठीक, डिटेल में कैसे बेटा, अब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और वहीं से आपको ये स्टैटिक काइनेटिक और इसी में एक छोटा सा पॉइंट आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीनों बातें वहीं पर समझ लेते हैं। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन समझ आया, काइनेटिक फ्रिक्शन समझ आया। अब एग्जांपल देता हूं बेटा, क्या एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए जस्ट इमेजिन कि अब हमारे पास एक रफ सरफेस है। ठीक, एक रफ सरफेस आ गया हमारे पास, और ये रफ सरफेस बेटा इस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी हो गया। ठीक है, और अब हमने इसको पुल करना शुरू किया, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के हमने पुल करना शुरू किया। तो बेटा जब यहाँ पर फोर्स जीरो था तब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो होगा, पहली बात। अगर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, मतलब इसको कोई टेंडेंसी नहीं दिया मूव करने की, तो इसमें जो फ्रिक्शन आएगा क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। लेकिन जैसे ही आपने कुछ फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपने कुछ भी फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, यहाँ तुरंत के तुरंत फ्रिक्शन आएगा 1 न्यूटन का। अब आपने कहा यार तो चला नहीं, अभी भी रेस्ट में चल ही नहीं रहा, आपने फोर्स और बढ़ाया, आपने लगा दिया 5 न्यूटन बेटा, यहाँ तुरंत आगे कितना 5 न्यूटन, अभी भी नहीं चला, आपने यहाँ पर 5 न्यूटन की जगह 6 न्यूटन लगा दिया और ये चल पड़ा। तो ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है क्या बेटा, कि ऑब्जेक्ट को रखा और वो रेस्ट में है, कोई फ्रिक्शन नहीं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचने लग गए हम लोग, पुल करने लग गया ऑब्जेक्ट को। तो जब ऑब्जेक्ट को पुल करने लग गए तो जितना जितना फोर्स आप लगाते जाओगे उतना फ्रिक्शन वहां पर डेवलप होता जाएगा। आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फ्रिक्शन आ गया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का फ्रिक्शन आ गया, 3 न्यूटन आ गया, 4 न्यूटन आ गया। लेकिन इसकी अपनी एक पर्टिकुलर लिमिट है। ठीक है, ये फ्रिक्शन जो होता है बेटा
फ्रिक्शन की अपनी एक पर्टिकुलर लिमिट है कि हाँ इतनी से ज्यादा नहीं जा सकता। जो फ्रिक्शन है दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल इंक्रीज करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। और ये ऑब्जेक्ट मूव तभी करेगा जब आप इस लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा फोर्स लगाओ। जितना इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन ना उससे ज्यादा फोर्स आप लगाओगे तभी ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो कुल मिलाकर के स्टोरी ये समझ में आती है कि भाई जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करने की कोशिश करते हैं, या कभी भी जब कभी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन की टेंडेंसी आती है, तो उसी सिचुएशन में अगर वो रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है तब तक जब तक ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं कर रहा है। और जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर गया, हमारा ऑब्जेक्ट जैसे ही मूव करने लगेगा बेटा, वैसे ही वहां पर जो भी फ्रिक्शन लग रहा था वो फ्रिक्शन बेटा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, और कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे डायरेक्टली एक ग्राफ के बारे में बात करूं जो कि आपने पढ़ा है, आगे इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया बेटा, और फ्रिक्शन फोर्स और इसके बीच में ग्राफ बना लिया जाए। इसके बीच में ग्राफ बनाया बेटा आपने, एक फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में। आ रही बेटा, यस सर। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया और एक अप्लाइड फोर्स हो गया, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमने देखा कि जब अप्लाइड फोर्स जीरो तब फ्रिक्शन जीरो। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स हम बढ़ाते जा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। एक सिचुएशन आती है जब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर क्या है बेटा, मैक्सिमम। इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है, आप इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा। इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स के बढ़ने की औकात नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैक्सिमम हुआ जिसको हम बोलते हैं बेटा लिमिटिंग, इसको लिमिटिंग वैल्यू आप बोल सकते हो। एंड आफ्टर दैट ये कांस्टेंट हो जाता है, ये हो गया काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा फिक्स होता है, ऑब्जेक्ट बस मूव कर रहा है। ये नहीं कि एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तीनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। ऐसा कुछ नहीं बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन केवल नाम लगा हुआ है काइनेटिक, ठीक है ना, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। बस ये है कि वो फ्रिक्शन आता केवल तब है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, इसलिए उसका नाम दिया गया काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तब जो फ्रिक्शन आता है वो वेलोसिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। आप ये कहो कि सर ये वाला ब्लॉक था, ये पहले 5 मीटर पर सेकंड चल रहा था, अभी चलते चलते इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी, क्या इसका काइनेटिक फ्रिक्शन बदल जाएगा क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही रहेगा जितना था। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। और वो चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन हो चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो। स्टैटिक फ्रिक्शन आई मीन दैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू मतलब बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना डेवलप हो सकता है, ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमारे पास, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि फिर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, ठीक। ये दोनों ही बातें जो है डिपेंड करती हैं फ्रिक्शन फोर्स किस पर, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सर कर्व नीचे क्यों गया बेटा? क्योंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। बिकॉज खुद से सोच के देखो, यहाँ पर थोड़ा बहुत इनर्शिया का कंसेप्ट भी आप लगा सकते हो समझने के लिए। इनर्शिया का कंसेप्ट मतलब क्या? जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको चलने के लिए आप ज्यादा फोर्स लगाओगे, ठीक है ना, मतलब आप कोशिश करोगे ज्यादा फोर्स लगा करके भाई चले। और एक बार जब वो ऑब्जेक्ट चलने लग गया ना तब उसको रोकना मुश्किल है ना। तो इसलिए एक बार जब ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जो कांटेक्ट है ना सरफेसेस के बीच का वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, और उसके वीक पड़ने की वजह से ये कर्व नीचे आए, ठीक बेटा।
ये चलो जी। तो अब हम जल्दी जल्दी से इनकी बातें कर लेते हैं, क्या है कैसे है, ठीक है। जल्दी फटाफट कुछ पॉइंट्स इसके बारे में जिससे क्वेश्चन बना सके। फीलिंग तो आपको आगे होगी कि हाँ फ्रिक्शन का मतलब क्या है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो जो पॉइंट जो कंक्लूजन हम निकाल करके यहाँ पर ले आए, एक बात तो हमें ये समझ में आई, द स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा बेटा, it is always equal to the applied force, हमेशा किसकी इक्वल होगा बेटा, अप्लाइड फोर्स की इक्वल होगा। पहली बात हमेशा ये सब छोटी छोटी बातें बेटा इसको हमेशा अपने दिमाग में बनाते रखना, ठीक है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, जितना फोर्स आपने अप्लाई किया है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पर आएगा, ठीक। दूसरा बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको मैंने क्या बोला था, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा, दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, दो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है ये उस पर डिपेंड करता है। अभी ये मत सोचना कि वेट पर डिपेंड करता है, मोस्टली आप ये लिखो ना कि नॉर्मल इक्वल्स टू mg, तो mg पर कभी भी फ्रिक्शन नहीं डिपेंड करता बेटा, वेट पर फ्रिक्शन नहीं डिपेंड करता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर, कितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा वहां पर, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल अगर आप यहाँ पर लोगे, पुल करना और पुश करना क्या आसान होगा आपके लिए, अभी आप सोचोगे तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको कि पुल करना आसान होगा या पुश करना, क्यों बेटा? पुश। पुश किया उसे फोर्स लगा दिया आपने, इस फोर्स के दो कंपोनेंट आए, एक कंपोनेंट इधर आते एक कंपोनेंट इधर आते, mg नीचे लगी रहा था, मान लीजिए थीटा एंगल पर आपने लगाया था f sin थीटा और आगे नीचे, तो ओवरऑल जो नॉर्मल रिएक्शन था वो बढ़ गया, जो नॉर्मल रिएक्शन था बेटा, ये नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज कर गया, पहले केवल mg था, अब mg प्लस f sin थीटा हो गया, और नॉर्मल इंक्रीज करने से फ्रिक्शन भी क्या हुआ बेटा, ये भी इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो पुश करना मुश्किल है, लेकिन जब आप इसको पुल करते हो, जब आप इसको पुल करते हो तब देखो क्या होता है, आपने ये लगाया फोर्स, ठीक है, फिर से इसके दो कंपोनेंट हो गए भाई, इधर आ गया cos, ऊपर की तरफ आ गया sin, f sin, और ये रहा नॉर्मल, ठीक है, और ये रहा m। अब इस केस में नॉर्मल रिड्यूस हो गया, देखो जब आप उसको पुश कर रहे हो बेटा, जब आप उसको पुश कर रहे हो तब नॉर्मल फोर्स इंक्रीज कर रहा है, बढ़ जा रहा है, mg में f sin थीटा ऐड हो जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको चलाने के लिए। बट इन केस ऑफ द पुल, पुल के केस में क्या हो रहा है बेटा कि जो नॉर्मल है वो mg माइनस f sin थीटा हो गया, mg नीचे f sin थीटा ऊपर, mg माइनस f sin थीटा हो गया, तो यहाँ पर नॉर्मल रिड्यूस हो गया तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पर, और किसी अदर फोर्स पर डिपेंड नहीं करता, वेट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नहीं तो अपने दिमाग में बिठा कर रखो कि ये वेट पर डिपेंड कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, वेट वेट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक। तो दूसरी बात आपको ये समझ में आई कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ग्रेटर इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन, राइट। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फ्रिक्शन आएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं बेटा एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये जो म्यू एस हो गया, दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, ठीक बेटा। तो ये बात हमेशा याद रखना है आपको, क्या याद रखना है बेटा कि ये वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है बेटा यहाँ पर रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का वेट है 10 किलो, 10 kg इसका वेट है,
ठीक है, और इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.5 है, म्यू एस की वैल्यू 0.5 है। ठीक, और हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया बेटा 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। पूछा जाए व्हाट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस एंड द ब्लॉक, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कितना है, कोई बता सकता है क्या? नॉर्मल का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। कितना आएगा फ्रिक्शन बेटा? 1 न्यूटन, ओके। 5 न्यूटन, ओके। एक आंसर मेरे पास आया 1 न्यूटन, एक आंसर मेरे पास आया 5 न्यूटन। देखो यही मेन छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो कि आपके क्लियर होने चाहिए बेटा। अब जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ा कि भाई ये ब्लॉक किया हुआ है, इस ब्लॉक का वेट 10 किलो है, 0.5 इसका कुछ एक है। आप सबसे पहले यहाँ पर निकालोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहला काम क्या होगा बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आप जैसे ही निकालोगे, एफएस निकालोगे, आप बोलोगे 0.5 into m into g, जो कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। तो भाई देखो यहाँ पर क्या हो गया, जी को भी लिख लेते हैं, 10 ले लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। अब 50 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स वहां पर डेवलप हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो ये ब्लॉक चले, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा 50 न्यूटन का फोर्स, राइट? सो ये जो है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये अप्लाइड फोर्स है। तो यहाँ पर जो होगा बेटा, ये रेस्ट में रहेगा, स्टैटिक है, इसलिए फ्रिक्शन की वैल्यू 1 न्यूटन रहेगी, ना कि 50 न्यूटन या 5। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वाले फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट करते हो? इस वाले फॉर्मूले से आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हो। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, देन द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा बेटा। और वो जो एग्जांपल आपके सामने मैंने बनाया हुआ है ना, अगर उसमें आप चाहते हो 10 किलो वाला ब्लॉक चले, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा 50 न्यूटन से ज्यादा, 50 न्यूटन या फिर उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तब वो ब्लॉक जाकर चलेगा। अदरवाइज जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन भी डेवलप हो जाएगा, ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। ठीक, दो बातें तो ये होगी हमने जो आपको बता दिया। अब स्टैटिक फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जो हमेशा आपको याद रखनी है, वो ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन always act tangential to contact surface। contact surface के tangential ही हमेशा एक्ट करता है। ठीक है, जब जहां कहीं भी कांटेक्ट होगा, उस कांटेक्ट के टेंजेंशियली स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करेगा। ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। तो एक तो ये हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर हो गया, दूसरा ये हो गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है जो म्यू इनटू एन वाला फॉर्मूला। जस्ट सेकंड, समझिए सर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है बेटा? टेंजेंशियल एक्ट करता है। जहां कहीं भी कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल वो एक्ट कर रहा होगा। ठीक, दूसरा ये है बेटा, अब जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर है, इसका मतलब ये है कि आप ये बोल सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अपने आप को खुद से एडजस्ट करने वाला फोर्स होता है बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब क्या है कि जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे उतना ही फ्रिक्शन वहां पर डेवलप हो जाएगा। ठीक, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये ध्यान देना, हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात आपसे कर रहे हैं।
तो जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी डेवलप होगा वो क्या होगा बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे उतना ही फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और जब बेटा बात काइनेटिक फ्रिक्शन की आएगी, अगर मान लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन की बात आती है तब आप क्या करोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में कुछ नहीं, बस ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बदलता है, बाकी और कुछ नहीं। काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर आप बात करते हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा F K इक्वल्स टू म्यू के इनटू वेयर म्यू के क्या हो जाएगा बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बेटा, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन between two surfaces has constant value for given block and अगर म्यू की आपको पता है, ब्लॉक आपको पता है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा बेटा वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा, फिक्स आएगा, ठीक है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है, ठीक। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, आपको मेरी आवाज आई? Yes, Yes. sir. तो ये तो मतलब जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया कि भाई होता क्या है फ्रिक्शन, हमारे पास फ्रिक्शन का मतलब क्या है और कितने टाइप के हैं, ठीक। इसकी स्टोरी तो इसके बाद जब शुरू होगी, अब इसके बाद इसकी कहानी यहाँ शुरू होती है कि कैसे इस कंसेप्ट को डिफरेंट सिचुएशन में कैसे यूज किया जाएगा, एंड देयर विल बी सम डेफिनेशंस आल्सो, कुछ डेफिनेशन भी होंगी बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन का और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ डिपोज, ठीक है, ये सारी बातें आएंगी। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। तो ये कुछ बातें और हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन हम कल करते हैं, आज मैं थोड़ा सा लेट से ज्वाइन कर पाया था, सॉरी फॉर दैट, ठीक। चलिए बेटा फिर आज आपका एक और पेपर मुझे बनाना है।